हेलो एवरीवन। तो हम करते हैं जो आपने सेकंड एक्सरसाइज की थी उसी का एग्जांपल नंबर 6। बल्ब्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन जो पहले किए हैं आपने उस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते। तो ये आपके पास एग्जाम्पल 6 है बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या है? इन ए लॉट ऑफ 50 bulbs, in a lot of 50 bulbs, there are two defective bulbs. Two defective bulbs. An inspector examines 5 bulbs which are selected at random, which are selected at random and without replacement. And without replacement. First part, find the probability. Find the probability of at least one defective bulb. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। सेकंड पार्ट, ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ये डिफरेंट है हल्का सा। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी बल्ब्स should be examined so that probability of finding at least one defective bulb exceeds 1/2. exceeds 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या पूछा गया? इन ए लॉट ऑफ 50 बल्ब्स, टोटल बल्ब्स कितने? 50 बल्ब्स हैं। देर आर टू डिफेक्टिव बल्ब्स, 50 में से 2 डिफेक्टिव है और 48 आपके ठीक है बल्ब। एंड इंस्पेक्टर एग्जामिन्स 5 बल्ब्स, इंस्पेक्टर एग्जामिन्स 5 बल्ब्स विच आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 50 में से उसने रैंडमली 5 सिलेक्ट किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब हो, कि कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब जरूर हो। जो 5 उसने चूज किए हैं उनमें से एटलीस्ट वन कैसा हो? डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 50 एंड टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं उनमें से? डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हमारे पास? 2। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हमारे पास? 2 हैं। ठीक है, अब निकालनी क्या है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, कि कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब।
अब ये एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालने के दो मेथड हैं। एक तो क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपके पास, वन होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब, कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब। एक तो ये मेथड है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, तो देखो जरा इससे कैसे करेंगे, वन माइनस कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, मीनिंग जो उसने 5 बल्ब चूज किए ना, इंस्पेक्टर ने कितने बल्ब चूज किए, 5, वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब में से चूज किए हैं, सारे सारे के सारे बल्ब 5 के 5 कहां से आए, नॉन डिफेक्टिव से आए। नॉन डिफेक्टिव मीनिंग 48 बल्ब, डिफेक्टिव 50 है, नॉन डिफेक्टिव 48 है, उन 48 में से वो 5 बल्ब चूज कर रहा है, तो पॉसिबल आउटकम जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, 48C5। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 50C5, क्योंकि टोटल 50 बल्ब हैं, उनमें से 5 बल्ब चूज करने हैं, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई आप खुद कर लोगे, ये तो इजी से कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज होता है, वो आपको पता ही है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। अब एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब का मीनिंग क्या है, या तो क्या हो, एक डिफेक्टिव बल्ब हो, या फिर क्या हो, दो के दो डिफेक्टिव बल्ब हो। डिफेक्टिव बल्ब दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल मैक्सिमम दो ही डिफेक्टिव बल्ब थे 50 में से। तो मीनिंग आप दो केस बनाओगे, दूसरे वे से कैसे करोगे, दूसरे वे से हम कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, सेकंड वे उसी क्वेश्चन को करने का, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। ठीक है, तीन डिफेक्टिव बल्ब तो नहीं हो सकते, एटलीस्ट वन था, मीनिंग कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब जरूर होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं। तो वन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालो और टू डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों को ऐड कर दो। एक सेकंड मेथड ये भी है आपके पास, इससे भी सेम क्वेश्चन को कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग जो आपके पास एक तो आएगा, पांच में से एक तो क्या आएगा, डिफेक्टिव आएगा, बाकी ये चार कैसे आएंगे, नॉन डिफेक्टिव आएंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 48 में से कितने चूज कर रहे हो, जो नॉन डिफेक्टिव है उनमें से चार चूज कर रहे हो, और जो दो डिफेक्टिव हैं उनमें से एक चूज कर रहे हो। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 50 में से 5 चूज करने। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव बल्ब, एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव है, मीनिंग 48 में से तीन चूज करोगे और दो डिफेक्टिव, जो दो ही थे उनमें से दो के दो डिफेक्टिव चूज कर लोगे, पॉसिबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ 50C5। ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड केस है, सेकंड वे है आपके पास, सेकंड इस वे से भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये दो वे हैं सेम क्वेश्चन को करने के। ठीक है, लास्ट वाला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए। क्यों, तो क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मैक्सिमम पता है वन होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वन होती है, वन में से माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी नो डिफेक्टिव बल्ब कर दें। ठीक है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। ठीक है, ओके, एक तो ये मेथड था, और एटलीस्ट वन डिफेक्टिव है, तो या तो वन डिफेक्टिव होगा या फिर टू डिफेक्टिव होंगे। अब टोटल टू डिफेक्टिव बल्ब थे, उनमें से
दो ही मैक्सिमम डिफेक्टिव हो सकते हैं, दो से ज्यादा डिफेक्टिव हो ही नहीं सकते। तो इस वे से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो वे थे फर्स्ट पार्ट को करने के सोल्व। अब सेकंड पार्ट देखो, हाउ मेनी बल्ब शुड बी एग्जामिन्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब एक्सीड्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है कि कितने बल्ब हम एग्जामिन करें। हाउ मेनी बल्ब्स शुड बी एग्जामिन्ड, कितने बल्ब वो इंस्पेक्टर एग्जामिन करे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए 1/2 को। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं। लेट कैपिटल एक्स नंबर ऑफ बल्ब्स टू बी एग्जामिन्ड। कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स, हम क्या कर रहे हैं, टू बी एग्जामिन्ड by the inspector such that of finding probability of finding at least one defective bulb exceeds 1/2। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, पहले हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब, वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब, जैसे पहले किया था फर्स्ट मेथड से, उसी से कर लेते हैं, इजी रहेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। ठीक है, टोटल बल्ब्स कितने चूज कर रहे हैं हम, एक्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने ले रहे हैं, एक्स, तो कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो हम सारे बल्ब्स कहां से चूज कर रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब से। सारे बल्ब कहां से चूज कर रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब से। ठीक है, सारे के सारे बल्ब हमने नॉन डिफेक्टिव बल्ब से चूज किए। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, मीनिंग सारे एक्स के एक्स बल्ब हम कहां से चूज कर रहे हैं, जो 48 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हैं उनमें से चूज कर रहे हैं। 48 में से एक्स चूज किए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल 50 बल्ब से उनमें से एक्स चूज करने। ठीक है, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब है वो एक्सीड कर रही है 1/2 से, मीनिंग ये क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है। ठीक है, ये चीज क्या होगी, ग्रेटर देन 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस 48cx डिवाइडेड बाई 50cx इज ग्रेटर देन 1/2, दैट इज, ये क्या हो गया, 1 माइनस 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई में कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, इजी हो जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 50 फैक्टोरियल, नोमिनेटर में x फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और ये क्या है, ग्रेटर देन 1/2 है। तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 माइनस x फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस x
इंटू 49 माइनस एक्स इंटू 48 माइनस एक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 48 माइनस एक्स फैक्टोरियल से 48 माइनस एक्स फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एंड विच इज ग्रेटर देन 1/2। 50 माइनस एक्स इंटू 49 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, चल तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 50 इंटू 49, 50 इंटू 49, 49 490, 490 and 490 into 5, 49 का हाफ 2450, 2450 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2450। ठीक है, 50 माइनस 50x माइनस 49x, दैट इज माइनस 99x। ठीक है, ये बाहर ब्रैकेट ही लगा लो, बाहर ब्रैकेट ही लगा लो। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो अब देखो जरा, प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2450, ये भी 2450 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2450 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 2450 से मल्टीप्लाई कर दो, 2450 थ्रू आउट, 2450 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2450 माइनस माइनस प्लस 99x माइनस एक्स स्क्र ग्रेटर देन 2450/2, दैट इज 1225, 1225, 1225। ठीक है, तो अब देखो जरा, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये टर्म्स तो कैंसिल होगी, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल होगी, ये बन गया आपके पास, सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड पे बेटर रहेगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 99x, क्योंकि उस साइड लेके गए और उस साइड ऑलरेडी प्लस 1225 ऑलरेडी था, और वो क्या था उस साइड, ये सारी टर्म्स लेस देन जीरो, सारी टर्म्स क्या है, लेस देन जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर्स बना लो, पहले पहले क्या करो, इसको कैसे सोल्व कर लो, फर्स्टली सोल्व किसको सोल्व कर लेंगे हम, जो आपके पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्र माइनस 99x प्लस 1225 इक्वल टू जीरो करके सोल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी दैट इज 99 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 99 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a1। ठीक है, ये x की वैल्यू आएगी 99 प्लस माइनस ये आपके पास सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंथ जाएगा, 99 स्क्वायर माइनस ये तो आ जाएगा आपके पास 4900, 99 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, 9911 माइनस 4900, तो ये क्या आ गया आपके पास, ओ सॉरी, ये 89 आएगा, ये आएगा 89, ये चेंज आएगा 89, ये 019 है,
9701 आएगा, ये आएगा 9701, 970 माइनस 4900, तो ये आ गया आपके पास 1084, 48 9 और 1, ये 8 आएगा, 8 आएगा, 8 7 के प्लेस पे 8 आएगा, ये कर लीजिए 9801 आएगा ये, ठीक है। ये 4901 आ जाएगा, 4901, 99 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2। अब ये 4901 परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 70 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900, 4900, तो ये 70 पॉइंट समथिंग होगा अप्रोक्स, ये क्या होगा 70 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल पॉइंट्स में 70.1 से भी छोटा होगा, तो पॉइंट्स में टर्म आएगी, लेकिन एग्जैक्ट तो कुछ वैल्यू नहीं बनेगी। तो जो आपके पास ये दो रूट्स आ गए, ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, दैट एम्प्लाइज जो एक्स स्क्र माइनस 99x है प्लस 1225 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 99 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया आपके पास, अब ये फॉर्म बन गई। अब यहां पे देखो क्या बना आपके पास, जो पीछे थी इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करना था ना, इसको सिंप्लीफाई करना था, मीनिंग इस वैल्यू के प्लेस पे हमने फैक्टर्स कर लिया, इस वैल्यू के प्लेस पे ये दो फैक्टर्स लिख सकते हैं, वो ये दोनों फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो लिखते हैं चलो, x माइनस 99 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाय 2, और ये एक माइनस आया था, सॉरी x माइनस ही आएगा दोनों, मान बीच में तो माइनस ही आएगा, बीच में माइनस ही आएगा, 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे माइनस हो गया था वो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड, x माइनस 99 माइनस बीच में आएगा ये 4901 बाई 2, और ये क्या था हमारे पास पीछे, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ये टर्म लेस देन जीरो आ गई, ठीक है, ओके। ये आपके पास लेस देन जीरो आई है। अब लेस देन जीरो कब होगी, नेगेटिव वैल्यू। अब देखो एक तो ये वैल्यू होगी आपके पास 99 माइनस 70 पॉइंट समथिंग बाय 2, ये तो छोटी हो जाएगी, ये है आपके पास 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2, छोटी वैल्यू होगी, प्लस वाली बड़ी होगी 99 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2, ठीक है। अब देखो x यहां से ले लिया हमने, 99 पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2 से बड़ा ले लिया x, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव लेस देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है। बीच में क्या होगी, बीच में वैल्यू क्या होगी, इससे तो बड़ी होगी, इससे बड़ी है तो ये टर्म पॉजिटिव, और इससे छोटी होगी, x इस टर्म से छोटा है, इस टर्म से छोटा है, तो ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, मीनिंग x की वैल्यूज किस किस के बीच में लाई करेगी, x की वैल्यूज 99 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2 और 99 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4901 बाई 2, इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मीनिंग x ग्रेटर देन 99 माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 70.1 लिख लेते हैं अप्रोक्स, ये आएगा 70.1 बाई 2 विच इज लेस देन 99 प्लस 70.1 बाई 2,
अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, कहीं आप लगाओ कि एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है सर ने, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास 99 माइनस 70, तो ये आ गया आपके पास 79, तो ये 78 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ओ सॉरी, 99 माइनस 70, तो ये आपके पास 29, तो 28 पॉइंट समथिंग हो गया यहाँ से। प्लस आया था, एक बीच में माइनस आया था, यही दो वैल्यूज आई थी। हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो गया 99 माइनस 70.1, 99 माइनस 70 हमारे पास 29, तो ये 28.9 हो गया अप्रोक्स बाय 2। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। सेकंड, लेस देन एक्स विच इज लेस देन 99 प्लस 70.1 बाय 2, 99 प्लस 70, तो 169.1 बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 14.45 अप्रोक्स विच इज लेस देन 169.1 बाय 2, 84.5 अप्रोक्स, 84.5 अप्रोक्स। ठीक है, 28.9 अप्रोक्स एंड ओ सॉरी 14.45 अप्रोक्स एंड 84.5 अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही है, ये क्या आ रही है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही है। अब x की वैल्यू इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके और उसके बीच में होनी चाहिए। अब वापस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं। हाउ मेनी bulbs शुड बी एग्जामिन्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब एक्सीड 1/2। ठीक है, तो कम से कम कितने बल्ब चाहिए हमें, हमें कितने बल्ब चाहिए कम से कम, हमें चाहिए कम से कम हमें 14.45 से ज्यादा, तो 15 बल्ब तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो x को आप 15 ले सकते हो, 15, 14.45 से ज्यादा मिनिमम 15 बल्ब तो आपको एग्जामिन करने ही पड़ेंगे। मिनिमम कितने चाहिए 15। ठीक है, मिनिमम 15 बल्ब आपको एग्जामिन करने ही पड़ेंगे, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। ओके, क्लियर है ये था आपके पास क्वेश्चन। ये बुक में आपके मिस्टेक की हुई है, बुक में आपके पास मिस्टेक है, बुक के अकॉर्डिंग मत चलना। एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 15 आ रही है, मिनिमम 15 बल्ब्स आपको चाहिए रेंडमली। क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में, लेंथ ही जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। द odds इन फेवर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ 3 students appearing appearing at an examination are 1:2
कोमा 2:5 and 1:7 and 1:7 respectively। ठीक है, find the probability that either of them stands first। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Odds in favor of standing first of the three students appearing at the examination are। odds in favor को कैसे डिफाइन किया था हमने? odds in favor of A is equal to क्या था? probability of A रेशियो probability of not A, probability of A complement, ऐसे रीड करते हैं, probability of not A रीड करते हैं इसको, odds in favor of A। ठीक है, अब यहां से देखो odds in favor of first of three students appearing at an examination are standing first of three students। स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं, एक का ए लिख देते हैं, odds in favor of student A standing first of three students appearing at an examination, favor of odds in favor of standing first for student A। स्टूडेंट्स के नाम दे देते हैं, एक का ए बोल देते हैं, एक का बी बोल देते हैं, एक का सी बोल देते हैं। वो क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और वो कितने हैं? 1:2 है, 1/2 बोल सकते हो, 1/2 बोल सकते हो। ठीक है, 1:2 दे रखा है, तो इसको आप x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ऐसे ही करते होते हो टोटल निकालने के लिए। इस टाइप से कुछ होगा, 1:2 है, 1:2 है, तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किस टाइप की होगी? 1x टाइप की होगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किस टाइप की होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 2x टाइप की होगी। ठीक है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1x टाइप की होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 2x टाइप की होगी। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1x टाइप की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट 2x टाइप की। अब S सैंपल स्पेस किसके इक्वल होता है? S सैंपल स्पेस को ऐसे बोल सकते हो, A यूनियन A कंप्लीमेंट, S सैंपल स्पेस A यूनियन A कंप्लीमेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं, सैंपल स्पेस की डायरेक्ट यूज कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1x डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ए यूनियन ए कंप्लीमेंट के इक्वल है, तो 1x प्लस 2x, 1x प्लस 2x, तो ये आ गया 1x बाय 3x, 1/3 आ गई, 1/3। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। डायरेक्ट लिखते कैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को? 1, जो ये था ए की फेवर में कितने थे? 1, नोट ए की 2, 1 बाय दोनों का सम, 1 बाय दोनों का सम, ऐसे लिखते हैं। देखो सिमिलर वे से ओड्स इन फेवर ऑफ बी कितने हैं? 2/7, तो वहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी 5, 2:5 है ना ये, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2, बी वाली 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ऐसे 2 + 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 1/8। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, x लेके सोल्व करके हम ऐसे ही रिजल्ट आता है हमारे पास, वो एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को। ठीक है,
ओके, अब देखो स्टैंडिंग फर्स्ट का केस आ रहा है, स्टैंडिंग फर्स्ट। अब फर्स्ट है, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा या सी आएगा, ठीक है, या तो ए स्टूडेंट फर्स्ट आएगा या बी स्टूडेंट आएगा या फिर थर्ड आएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक आएगा। तीनों अलग अलग हैं, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम फर्स्ट स्टैंड्स फर्स्ट। ए क्या है कि फर्स्ट स्टूडेंट, ए स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आ रहा है, बी क्या है इवेंट जब बी स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, सी क्या है जब तीसरा स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है। तो तीनों की यूनियन कि तीनों में से कोई भी, आइदर ऑफ देम मीनिंग तीनों में से कोई भी एक फर्स्ट आ रहा हो, ठीक है। तो वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया था 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया था 2/7, सी क्या आया था प्लस 1/8 आया था पीछे लास्ट पेज पे। तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वे से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये ओड्स इन फेवर एंड ओड अगेंस्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है ये, कोई डाउट कहीं पे भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, नहीं है तो चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझेंगे हम। ये दो वे से रिप्रेजेंट की जाती है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू इवेंट्स, ठीक है, एनी टू इवेंट्स in the sample space n, in the sample space s, in the sample space s, सैंपल स्पेस आपके पास s और उसके अंदर कैपिटल और a और कैपिटल b दो इवेंट्स है, ठीक है, कैपिटल a एंड कैपिटल b दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस s के अंदर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती हैं, वो हमारे पास दो होती है, ये ध्यान रखना पहले तो। एक तो b गिवन a और एक होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, ठीक है। इस वे से रीड करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b गिवन दैट इवेंट a इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, गिवन दैट इवेंट a ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद p की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक इवेंट है आपके पास, ए इवेंट है कि आपने 52 कार्ड्स में से 4 क्वींस चूज कर ली। ए इवेंट क्या है, 52 कार्ड्स में से 4 क्वीन चूज कर ली, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट है, बी इवेंट भी डिफाइन कर लेते हैं। बी इवेंट है कि बी इवेंट क्या है कि अब जो ए कार्ड चूज कर रहे हो उसकी वो एस होना चाहिए, ए कार्ड चूज कर रहे हो वो एस होना चाहिए, ठीक है, चूजिंग एन एस कार्ड, ठीक है। बी इवेंट क्या है, चूजिंग एन एस कार्ड। ए इवेंट क्या था, चूजिंग 4 क्वींस, चूजिंग 4 क्वींस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि
आपने एक कार्ड चूज करना है किंग, एक कार्ड चूज करना है किंग, और ऑलरेडी आप 4 क्वींस चूज कर चुके हो। मीनिंग अब आपके पास कार्ड्स कितने बचे हुए हैं, 48 कार्ड्स बचे हुए हैं, उनमें से एक किंग या फिर एस लिया था, एस चूज करना है, उनमें से एक किंग या फिर एस जो हमने लिया था वो चूज करना है। तो इस वे से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं कंसेप्ट को, फिर देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान से लिखना, ऑफ इवेंट बी given that the event A has already occurred, given that the event A has already occurred। ठीक है, probability of event B given that event A has already occurred। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, probability of B given A। इसको रीड कैसे करते हैं, ये जो सिंबल लिखा है इसको रीड आप कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ऐसे रीड करते हो, इसको लिखते ऐसे और रीड ऐसे करते हो। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लास्ट में होता है वो आता है डिवाइड में, लास्ट में क्या है ए, वो डिवाइड में आ जाएगा। सेकंड, ये क्या है, इसको रीड कैसे करोगे, पहले ये बताओ, इसको रीड कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और होता है क्या ये आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, या फिर गिवन दैट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे भी इसका मीनिंग ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। यहाँ पे गिवन दैट वर्ड भी यूज कर सकते हो, गिवन दैट इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर इंटरसेक्शन आएगी, नीचे लास्ट वाला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये 12th में भी किया था आपने, ठीक है, 12th में भी ये करके आए हो आप, ये आपके पास मीनिंग है। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, कोई भी हो, कंडीशनल भी चाहे क्यों ना हो, वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, मीनिंग ए इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होगी। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फार्मूला से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय लास्ट वाला भी ए ही है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड विच इज इक्वल टू 1। तो इस वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से करते हो, क्लियर है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्यू, then show that probability of a given b is greater than equal to p plus q minus 1/2। और ये क्वेश्चन एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहां पे भी,
ठीक है, 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, एक तो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें भी आया होता है क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो एज वी नो दैट, और बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें पता है क्या होता है, क्यू। ये नीचे क्यू आएगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, नीचे क्या आएगा, क्यू आएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन बाई क्यू, ये आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो हमें पता है गिवन है क्यू। ए इंटरसेक्शन बी से ये कंडीशन निकालनी है हमने, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से ये कंडीशन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करें? बाय थ्योरम ऑफ एडिटिविटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला हमने किया था, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ओके। और आपको क्या पता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। दैट एम्प्लाइज, इसको उस साइड ले जाओ, 1 को इस साइड ले आओ, एक टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों साइड 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे होता है, तो एक दूसरी साइड नहीं ले जा सकते इनइक्वालिटी में। एक्चुअल में आप दोनों साइड माइनस करते हो या कुछ ऐड करते हो? आप दोनों साइड ऐड कर दो, दोनों साइड ऐड क्या कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दोगे। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल के पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो किससे बड़ी है, पी प्लस क्यू माइनस 1 से। किससे बड़ी है, पी प्लस क्यू माइनस 1 से, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी, क्यू। दैट एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू आ गया, पी प्लस क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू आ गया। इस वे से आपने क्वेश्चंस करने। ठीक है, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज में आपको एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है, नहीं कर पाते बच्चे जनरली इसको, प्रूफ टाइप है ये थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ probability of A is equal to half, comma probability of B is equal to 1 by 3 and probability of A intersection B is equal to 1 by 4. Evaluate probability of A given B, comma probability of B given A, comma probability of A union B, and fourth part, probability of
ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 4 पार्ट करने हैं, ये 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो चलो देखो जरा, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई होंगे और तो कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगा, नीचे लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसे याद रख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन की क्या है? 1/4 डिवाइडेड बाय बी की क्या है? 1/3, तो ये क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, ठीक है, 3/4 आंसर आ गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर तो दोनों की इंटरसेक्शन ही आएगी, नीचे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन की 1/4 और ए की 1/2, तो ये 2/4 हो जाएगा, दैट इज 1/2 आ जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ये तो लास्ट लेक्चर में ही कर चुके थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस बी 1/3 माइनस 1/4, 12 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 4 माइनस 3, 7/12 आ गया, 7/12 आ गया। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखना आप जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग ये किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट तो बड़ी इजीली निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। कैसे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास? डायरेक्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था हमारे पास? 1/3 था, 1/3, तो ये 2/3 आ गया, तो ये तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। मेन काम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले वेन डायग्राम पे जाओ, वेन डायग्राम से इसका फार्मूला देखते हैं कैसे करें। ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पोर्शन कौन सा होगा? ये होगा, ए माइनस बी भी बोला जाता है इसको। अब इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखें इसको? अब एक चीज देखो जरा, एक तो ये लो, ये इतना इवेंट, और एक ये ले लो अंदर वाला जो ये इंटरसेक्शन, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस, ये पूरी कितनी है? ये बड़ा कितना है? पूरा ए है, ए को इस पूरे के वो लिख सकते ना, इसको ऐसे ना करके, मैं स्टेप से आते हैं। मैं ए को क्या लिख सकते हो? ए को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये रेड लाइन से शेडेड पोर्शन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने ब्लैक लाइन से शेड कर देता हूं मैं, ये ब्लैक लाइन से हमने शेड किया है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन करके ए बन जाएगा। और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? इसकी और इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी। दोनों कैसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दोनों का सम हो जाएगी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट यही फार्मूला लिखने जा रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट आपके लिए ज़्यादा हो जाता, तो ऐसे कर लो पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको 1/4 गिवन थी। ये 1/4 थी, ये 1/2 थी। ठीक है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, ये 1/4, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/4, 1/4 ही आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। अब वैल्यूज पुट कर दो, क्या निकालना था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3 दैट इज इक्वल टू 3/8। 3/8 ये आंसर आ गया। ये आपके पास फोर्थ पार्ट का आंसर था। ये आपके पास फोर्थ पार्ट का आंसर था। ठीक है, क्लियर है। इसी वजह से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। मेन इसमें आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का ही काम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी आपको। और 9 to 15 मार्क्स, मिनिमम 9 मार्क्स का आया है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का चैप्टर आया है। नॉर्मली लगा के चलो 12 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ठीक है, इवन एक बार तो 18 मार्क्स का भी आ गया था, बहुत ज्यादा आ गया था। इतना ज्यादा तो नहीं बनता, एक बार आ गया था बट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 या 12 मार्क्स तो लगा के चलो ही चलो, आपके 12 मार्क्स का आता ही है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। किसी डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया। इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो, आर डिफाइंड एज बिलो। ए इवेंट क्या है आपके पास, 4 ऑन दी थर्ड थ्रो, 4 ऑन दी थर्ड थ्रो। बी इवेंट क्या है आपके पास, बी इवेंट है 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 इन दी सेकेंड थ्रो, 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकेंड थ्रो। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल A given that B has already occurred। B has already occurred। ठीक है, A क्या है, 4 ऑन द थर्ड रो, मीनिंग फर्स्ट और सेकंड रो पे कुछ भी आ सकता है। जस्ट थर्ड रो का पता हमें, थर्ड रो पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, थर्ड रो पे 4 आना चाहिए, तो ए इवेंट बना लेते हैं पहले। फर्स्ट रो पे हम फिक्स कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, फर्स्ट रो पे 1, सेकंड रो पे अब कुछ भी आ सकता है, 2 ले लिया पहले, सबसे पहले 1 ले लिया। थर्ड रो पे तो फिक्स ही है 4, 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4,
164, 6 एलिमेंट आ गए। ऐसे ही करते करते कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? 36 एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे हम। फिर क्या आएगा? 214, फर्स्ट एलिमेंट को 2 फिक्स कर लिया, थर्ड तो ऑलरेडी फिक्स है। 224 एंड सो ऑन, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 264, फिर थर्ड एलिमेंट को फिक्स कर लो, और फर्स्ट 3 फिक्स कर लो फर्स्ट एलिमेंट को। 314, 324 एंड सो ऑन। 364, फिर फोर्थ को ऐसे ही 414, 424 एंड सो ऑन। 464, फिर 5 वाले 514, 524 एंड सो ऑन। 564 एंड लास्ट में 6 वाले, फर्स्ट एलिमेंट को 6 फिक्स कर लोगे। 614, 624 एंड 664। ये 36 एलिमेंट आ गए। ये आपके पास 36 एलिमेंट आए। अब बी इवेंट को डिफाइन करते हैं। बी इवेंट 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकंड। फर्स्ट और सेकंड तो फिक्स ही है जी यहाँ पे, 6 और 5। तो थर्ड पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास बी इवेंट हो गया। अब निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, और हमारे पास गिवन क्या है कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो इसका फार्मूला क्या है हमें पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो जी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितनी आउटकम्स आएंगी? यहाँ पे 6 सेकंड 5, 6 और 5 तो फिक्स ही हैं। 6 5 यहाँ पे आएगा, फर्स्ट 6, सेकंड 5, थर्ड 4। थर्ड तो 4 फिक्स ही था इस रो में, फर्स्ट 6 भी फिक्स है, बस मिडल वाले वेरी कर रहे हैं। 6 5 4, तो 6 5 4 एक यही एलिमेंट कॉमन आएगा, और कोई कॉमन आ ही नहीं सकता। दोनों में 6 5 4 यही एलिमेंट कॉमन आएगा ना। लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? यहाँ पे जितने भी हैं सबका लास्ट क्या है? लास्ट जो थर्ड टप्पल है वो 4 है सबका। तो यहाँ पे तो 4 लास्ट टप्पल एक का ही है, बस वही कॉमन आएगा, और तो कोई आ ही नहीं सकता। तो मीनिंग यहाँ से हम क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितनी आउटकम्स हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 3 डाइस को ड्रॉ करोगे तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 216। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गई हमारे पास 1/216, 1/216 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ रहा है? बी। बी के अंदर कितनी थी? 6 आउटकम्स थी, बी के अंदर 6 थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 1 और 6, टोटल आउटकम 6 थी, डिवाइडेड बाय 216। तो ये क्या आ गया? ये आपके पास आ जाएगा 1/216 इंटू 216/6, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 इज द आंसर। ठीक है, तो इस वे से आप क्वेश्चंस करोगे ये। देन 5th 6th एग्जाम्पल, 5th 6th और 7 एग्जाम्पल्स हैं जो स्पेक्ट्रम की बुक में आपके पास 5th 6th 7 एग्जाम्पल है। 8th एग्जाम्पल अभी नहीं कर सकते आप। 8th एग्जाम्पल आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद ही कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 1C के 6th 7th और 8th एग्जाम, 5th 6th और 7 एग्जाम्पल
ये करोगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल करोगे? फिफ्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, सेवन्थ एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे। ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। ठीक है, एक्सरसाइज 1C है ये, एक्सरसाइज 1C है स्पेक्ट्रम की बुक में, और प्रिसाइज में भी 1C है ये। ठीक है, प्रिसाइज में भी 1C है, लेकिन उसमें लंबी चलेगी 1C, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये आप करोगे आज। ओके।